विनय, सर्दियां शुरू हो गई है, बच्चों को अब सर्दियों की छुट्टियां होगी, तो तू बच्चों और बहू को लेकर इस साल गांव आ जा। बहू अपना ससुराल और बच्चे दादा दादी का घर तो देख ले, तुम सबको देखने का बड़ा मन करता है। केशव जी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, हाँ बाबूजी, मैं अपना कार्यक्रम देखता हूँ, कब आना होता है। अभी आप फोन रखिए, मेरी जरूरी मीटिंग चल रही है, मैं व्यस्त हूँ। कहते हुए विनय ने फोन रख दिया। क्या कहा मेरे बेटे ने? इन सर्दियों की छुट्टियों में तो आ जाएगा ना, बड़ा मन करता है उससे मिलने का, और वो है कि उसे हमारी याद ही नहीं आती है। भला माता पिता बच्चों को मिलने बुलाते थोड़ी ना है, बच्चों को तो खुद ही मिलने आना चाहिए। पर ये आजकल के बच्चे भी बड़े मॉडर्न हैं, छुट्टियों में घूमने निकल जाते हैं, 2 दिन माता पिता के पास आकर नहीं रह सकते। सुधा जी बोतल में से दवा निकालते हुए बोली और 2 चम्मच अपने पति को पिला दी। फिर उनके पास ही बैठ गई। चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर कर आ गई और उन्होंने ठंडी सांस ली। ये विनय बिना कितना बदल गया है, पहले तो मुझे छोड़ता ही नहीं था, मेरा आंचल पकड़कर मेरे आगे पीछे होता रहता था, जब चाहे गोद में आकर लेट जाता था और घंटों बातें करता था। अब तो सप्ताह हो जाते हैं, फोन पर बात ही नहीं करता है। क्या उसे मेरी याद नहीं आती है? एक ही तो बेटा है हमारा, उसने भी मुंह फेर लिया है। आप बीमार रहते हो और अब हमारी उम्र भी हो चली है। उम्र के इस मोड़ पर बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और बच्चे ही इस उम्र में दूर हो जाते हैं। सुधा, इतनी चिंता क्यों करती हो? वो इस बार जरूर आएगा, मेरा मन कहता है। फिर बच्चों का अपना भी तो परिवार बढ़ जाता है, वो उसमें ही व्यस्त रहते हैं, तो बूढ़े माता पिता के लिए समय कैसे निकालेंगे? शादी के बाद उनका अपना परिवार पहली प्राथमिकता हो जाता है। केशव जी सुधा जी को बहला रहे थे। हाँ, उनका अपना परिवार, उनके अपने परिवार में सिर्फ वो और उनके बच्चे ही आते हैं, उसमें बूढ़े माता पिता के लिए कोई जगह नहीं होती है क्या? हमसे ही जन्मे हमारे बच्चे हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। कैसा कलयुग आ गया है? सुधा जी हताश होकर बोली। तुम इतनी निराश क्यों होती हो? ये तो प्रकृति का नियम है। हरा भरा फल देता पेड़ सबको अच्छा लगता है और सूखे उजड़े बरगद के नीचे कोई बैठना भी पसंद नहीं करता है। अब जैसा भी है उसी तरह से जीना सीख लो। हमारे पास कोई और सहारा नहीं है, हम ही एक दूसरे का सहारा है, तो जी लेंगे। उन्होंने फिर से समझाते हुए कहा। सुधा जी उठकर रसोई में चली गई और चाय चढ़ा दी और पल्लू में अपना सिर छिपाकर रोने लगी, कहीं उनके पति को उनके रोने की आवाज सुनाई ना दी जाए। इधर चाय उबलती रही, उधर सुधा जी की मन की भावनाएं उबल रही थी। माँ का दर्द छलक रहा था। ये माँ की ममता है जो किसी से बहलती नहीं है, उसे तो बस अपनी संतान का ही मोह होता है और ये मोह जीवन भर छूटता नहीं है। पिता तो फिर भी कड़क हो जाता है, पर माँ तो पिघल कर बिखर जाती है। सुधा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मन कर रहा था अभी उड़कर विनय के पास पहुंच जाए, पर विनय तो अब उनकी पहुंच से दूर जा चुका था। विनय दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। 10 घंटे की दूरी ज्यादा नहीं होती है, बस आने की और अपनों से मिलने की चाह होनी चाहिए। अभी जैसे कल की ही बात हो, अपनी माँ की बीमारी का समाचार पाकर सुधा जी मायके जाने को उतावली हो रही थी, तो विनय का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मी, आप मत जाओ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, आप मत जाओ। एक ही वाक्य वो बोले जा रहा था। सुधा जी ने उसे भींच कर गले से लगा लिया था। मेरा राजा बेटा है ना, नानी की तबीयत खराब है तो मिलने जाना ही होगा। तू आराम से पढ़ाई करना, तेरी परीक्षा है। मैं तुझे भी साथ ले चलती, पर क्या करूं, तेरी परीक्षा खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में घूमेंगे और खेलेंगे।
अपने बेटे को दिलासा देकर वो भारी मन से मायके की ओर चल दी। पहली बार अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर कर रही थी। एक हुक, एक टीस सी दिल में उठ रही थी, पर मन को मजबूत बनाकर वो चल दी। उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां 2-4 दिन निकल गए। सुधा जी को रोज अपने बेटे की याद सताती थी। फोन पर बात करने से जी नहीं भरता था। उनकी मम्मी को अस्पताल से छुट्टी मिली और उधर खबर आई कि विनय मम्मी को याद कर करके बीमार हो गया है। अकेले केशव जी अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहे थे। सुधा जी को जल्दी ही वापस आना पड़ा। मम्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाया करें, मेरा मन नहीं लगता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों के मुंह से यही सब तो सुनकर माँ निहाल हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी संतान उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। वो ममता के एक झूठे भंवर में धोखा खाती रहती है। विनय के प्रति सुधा का प्यार देखकर केशव जी समझाते भी थे, इतना प्यार अच्छा नहीं है, एक दिन इसे नौकरी के सिलसिले में हमें छोड़कर जाना ही होगा। नहीं जी, मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगी। ये जहां नौकरी करेगा हम भी वहीं उसके साथ रह लेंगे। मैं हमेशा अपने राजकुमार के साथ ही रहूंगी। हाँ मम्मी, मैं सदा आपके ही साथ रहूंगा, कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विनय ये कहकर सुधा जी से लिपट गया। सुधा जी की ममता की छांव में विनय की परवरिश हो रही थी। विनय स्कूल से अब कॉलेज में आ गया था और ऊंचे सपने देखता था। केशव जी एक साधारण सी नौकरी करते थे और शाम को घर आ जाते थे। वो विनय को पूरा समय देते थे। अब विनय ने कॉलेज पूरा करके नौकरी के लिए फॉर्म भरा था और उसका चयन हो गया। उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, पर वो अपने पद से संतुष्ट नहीं था। वो आगे से आगे प्रगति करना चाहता था। उसने अपनी मेहनत के बल पर और प्रगति की और सीनियर मैनेजर बन गया। एक दिन कंपनी के मालिक की बेटी का दिल उस पर आ गया और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। उसने घर पर शादी के लिए बताया तो सुधा जी खुश हो गई और बोली कि वो छुट्टियां लेकर आ जाए, सब मिलकर शादी की तैयारियां कर लेंगे। लेकिन सुधा जी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इकलौते बेटे की शादी भी वो मन से ना कर पाई। विनय ने कहा, मम्मी, आप और बाबूजी इधर आ जाइए, नित्या और मैंने मिलकर सब तैयारी कर ली है, आप बस हमें आशीर्वाद देने आ जाइए। सुधा जी और केशव जी अपने ही बेटे की शादी में मेहमान बनकर गए। सारी तैयारियां हो चुकी थी। सुधा जी इतना महंगा होटल और इतनी सुंदर बहू देखकर हैरान रह गई। सब कुछ अच्छे से हो गया। फेरों के बाद सुधा जी ने कहा, विनय, तुझे और नित्या को कुलदेवी के धोख लगाने के लिए गांव चलना है। पर नित्या गांव जाने को तैयार नहीं थी। मम्मी, अभी हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, वहां से आकर आएंगे। ये सुनकर दोनों उनको आशीर्वाद देकर आ गए। कुछ दिनों बाद सुधा जी ने फोन किया, बेटा, बहू को लेकर आजा, काफी रस्में बची है, अभी मुंह दिखाई और कुल देवी के दर्शन भी बाकी है, तुम दोनों जल्दी आ जाओ। मम्मी, अभी तो हनीमून से आए हैं और नित्या को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना है, तो अभी तो हम आ नहीं पाएंगे। इस बार सुधा जी का सब्र टूट गया और वो समझ गई कि अमीर घराने की पढ़ी लिखी लड़की उनके गांव आना नहीं चाहती है। हर बार कोई ना कोई कारण बताकर मना कर देती है। बेटे का ब्याह होगा और बहू आएगी। सुधा जी इसी सपने को लेकर जी रही थी, पर अब वो खामोश रहने लगी। बेटे बहू कभी गांव आए नहीं। एक दिन अचानक सुबह विनय का फोन आता है कि हम गांव आ रहे हैं। तो सुधा जी खुशी से झूम गई। उसने सबको न्योता दे दिया और स्वागत की पूरी तैयारी कर ली। सुबह जल्दी ही घर के आगे एक चमचमाती कार रुकी। उसमें से केवल विनय ही उतरा तो सुधा जी का चेहरा उतर गया। बहू नहीं आई, वो उदास शब्दों में बोली, नहीं माँ, बहू अपनी सहेली की शादी में विदेश गई है, 7 दिनों के बाद आएगी।
मैं आ तो गया हूं, आप खुश नहीं हो क्या? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूं। बस गांव वालों को बहू से मिलाना चाहती थी। अभी तक एक बार भी घर की लक्ष्मी घर पर नहीं आई। देहरी पर चावल से भरा कलश को नहीं ढुलकाया। मंदिर की दीवार पर रोली से हाथों की निशानी नहीं छोड़ी। थाली उठाकर रखने की रस्म नहीं हुई। रसोई में चूल्हा पूजन नहीं हुआ। मुंह दिखाई की रस्म नहीं हुई। कहते कहते सुधा जी उदास हो गई। सब विनय से मिलकर जा चुके थे। विनय भी 2 दिन रहकर चला गया। केशव जी और सुधा जी उसे रोक नहीं पाए। उसके बाद विनय ज्यादा नहीं आया। नित्या तो एक बार भी गांव नहीं आई। उसे अपने शहरी जीवन की चकाचौंध से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 साल बाद समाचार मिला कि बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अचानक मिली खबर से दोनों हैरान रह गए थे। विनय, तूने बताया नहीं कि तू पिता बनने वाला है? इसकी भी कुछ रस्में होती है। 8वां पूजन होता है। जोड़े से कुल देवी के धोख लगाते हैं और बच्चा होने के बाद 9 दिन बाद सूर्य देव का पूजन होता है। मम्मी, ये सब पुराने रीति रिवाज है। नित्या नहीं मानती है। आप दोनों आ जाइए। मैंने टिकट बनवा दिए हैं। होटल में शानदार पार्टी है। ये सुनते ही दोनों दंपत्ति चुप रह गए। उन्हें पता था कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। अपने पोतों से मिलने की चाह लिए दोनों शहर चले गए। उन्हें एक शानदार होटल के कमरे में ठहराया गया। वहीं से वो दोनों नीचे पार्टी हॉल में गए। उन्होंने अपने पोतों को देखा तो गोद में लेने को मचल गई। जैसे ही पास गई तो बच्चों की आया कुछ अंग्रेजी में बोली, जो सुधा जी समझ नहीं पाई। आप अपने हाथ पहले सैनिटाइज कीजिए, फिर बच्चों को लीजिए, वरना बच्चे बीमार हो जाएंगे। उसने हिंदी में दोहराया। सुधा जी ने हाथ सैनिटाइज किए, फिर बच्चों को गोद में लिया। ये कहावत सही है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अपनी संतान के अंश को गोदी में लेकर उनका जीवन धन्य होगा। पर यह खुशी थोड़ी देर की ही थी। उनका नामकरण नित्या की मम्मी ने किया और तभी विनय ने बताया कि आपकी कल सुबह की ट्रेन है, तो आप इसी होटल में रात को रहिए। सुबह यहीं से चले जाइएगा। पार्टी खत्म होने के बाद बेटा बहू उन्हें गुड नाइट बोलकर चले गए। सुधा जी के मन को धक्का लगा। वो तो महीने भर रुकने के हिसाब से दोनों के कपड़े लेकर आई थी। अपने पोतों का लाड़ करूंगी, उनकी मालिश करूंगी, लोरी सुनाऊंगी, जाने क्या क्या सोच कर आई थी। पर बेटे बहू ने एक बार भी घर चलने को नहीं कहा। अपने दिल में कसक लिए दोनों अपने गांव आ गए। सालों हो गए। अब वो और भी वृद्ध हो गए थे। विनय कभी कभी साल में एक बार आ जाता था, पर बहू और पोते कभी नहीं आते। बच्चे भी अपनी मां नित्या के रंग में रंगे हुए थे। गांव आना नहीं चाहते थे। शहर उन्हें रहने को बुलाते भी नहीं थे। दोनों अब बीमार रहने लगे। सुधा जी फिर भी रसोई का काम कर लेती थी, पर केशव जी ने बिस्तर पकड़ लिया था। वो हर साल त्योहार और छुट्टियों में बेटे को सपरिवार आने को कहते थे, पर विनय कभी नहीं आता था। हर साल टालता जाता था। केशव जी की दवाइयां चल रही थी। घर का खर्चा भी मुश्किल से चल रहा था। दोनों दंपत्ति ईश्वर का नाम लेकर समय बिता रहे थे। सुधा जी अपनी संतान के लिए रोती थी, पर वो मजबूर थी। वो सोचती थी कि अब इस बुढ़ापे में तो बेटे बहू साथ रहने को बुला लेंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अंततः एक दिन उनके पति ने अपने प्राण त्याग दिया। विनय को फोन किया, पर वो जरूरी काम से विदेश गया था, तो खबर मिलने के बावजूद भी नहीं आया। वो तो विदेश था, पर बहू ने दोनों पोतों को भी दादा को मुखाग्नि देने के लिए आने नहीं दिया। सुधा जी रास्ता देखती रही, फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सुधा जी ने अपने पति को मुखाग्नि देकर उन्हें विदा किया। उनके आंसू सूख नहीं रहे थे। अब वो एकदम से अकेली रह गई थी। 10 दिनों के बाद विनय आया, पर उन्होंने उसे घर की चौखट पार नहीं करने दी और वहीं रोक दिया। अपने बाबूजी का अंतिम संस्कार करने भी नहीं आया,
क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था? मैं तुझसे आज हर रिश्ता तोड़ती हूँ। ऐसी संतान होने से अच्छा था कि मैं बांझ ही रह जाती। कम से कम इतनी तो तसल्ली रहती कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और हाँ, अब तुझे इस घर में आने की, अपनी माँ को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने परिवार और नौकरी को संभाल ले। मैं तुझसे अपनी मुखाग्नि देने का भी हक छीनती हूँ। सुधा जी भारी सदमे में थी और वहीं चक्कर खाकर गिर गई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, माता पिता की उपेक्षा करके, उन्हें दुख देकर कोई सुखी नहीं रह सकता है। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता की परेशानियों और दुख से मुंह फेर लेते, उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें भी एक दिन बुढ़ापा आएगा और ये उनके साथ भी हो सकता है। याद रखे, जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे ही करें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।